दोस्तों, IAS एकेडमी 97-96 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मानव और इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो हम सीरीज़ चला रहे हैं, इसमें टोटल जस्ट 10 चैप्टर हैं। तो दोस्तों, अब तक हम 4 चैप्टर को देख चुके हैं। जो हमारा आज 5वां चैप्टर है भू संसाधन को, इसमें हम देखेंगे। इसके बारे में हम भू संसाधन मतलब होता है दोस्तों यही कि जो भूमि होती है उसके उपयोग क्या क्या हैं, उसको कैसे हम उपयोग करते हैं, किन किन क्षेत्रों में उनका उपयोग हम लेते हैं। ठीक है, यही सब है। तो आइए देखते हैं, इसका परिचय पहले देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार की भूमि जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग होती है। ठीक, इस प्रकार मनुष्य द्वारा भूमि का उपयोग उत्पादन, रहने और विभिन्न प्रकार के कार्यों हेतु किया जाता है। वानिकी कृषि, चारागाहों, मानव बस्तियों और उद्योग के लिए भूमि का प्रतिस्पर्धात्मक प्रयोग भूमि उपयोग के पैटर्न को प्रभावित करने के साथ साथ भू संसाधनों पर दबाव डालता है। कभी कभी भू निम्नीकरण का कारण भी बन जाता है। यह भूमि उपयोग और भू आवरण के में परिवर्तन तथा भू निम्नीकरण से मानव संसाधनों और जैव विविधता प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे देखने के हेतु बात करते हैं। तो इसमें देखने के हेतु क्या है, तो वे विभिन्न तरीकों से परंपरागत चीज़ों से जुड़े होते हैं। ठीक, एकीकरण संसाधन के रूप में भी भूमि का उपयोग होता है। वन में भी वन लगा करके हम हर एक चीज़ का अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक, चारागाह भी हम बनाते हैं, जैव विविधता के लिए भी उपयोग में लाते हैं। ठीक, इनके उपयोग कई तरह के होते हैं। ठीक, भारत दुनिया का आबादी का लगभग 16% अपने आबादी का लगभग 16% है दुनिया की आबादी का, और 2.5% भौगोलिक क्षेत्र का है। भारत का जो क्षेत्रफल है दुनिया के क्षेत्रफल का 2.5% भौगोलिक क्षेत्र का भारत का क्षेत्रफल है। 20% इस नहीं में 20% जो पशुपालन किया जाता है, पशुपालन या पोषक किया जाता है। अब भूमि इस दबाव से मिट्टी का क्षरण होता है, जल भराव होता है, लवणीकरण और पोषण तत्वों की कमी होती है, भूजल का कम होना भी इसमें है, और मिट्टी प्रदूषित भी होती है। इन सब का सारा जिम्मेदारी कौन है? मानव का है। इसमें किसकी जिम्मेदारी है? मानव की। मानव के हस्तक्षेप से भूमि में तरह तरह के परिवर्तन देखे जा रहे हैं। ठीक, और इसमें जो भूमि उपयोग का वर्गीकरण है, भू राजस्व, इसका जो भूमि होता है इसकी सारा जो डाटा है वो एक हमारा भारत सरकार द्वारा बनाया गया है भू राजस्व विभाग, जिसे हम कहते हैं भू राजस्व विभाग। भू उपयोगी संबंधी अभिलेखों को यह एकत्र करके अपने पास रखा रहता है। उसी तरह भू उपयोग संवर्गों का योग कुल प्रतिवेदन रिपोर्टिंग क्षेत्रफल के बराबर होता है, जो भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न होता है। ठीक, वहीं देखते हैं भू राजस्व और सर्वेक्षण विभाग दोनों में मूलभूत अंतर यह होता है कि भू राजस्व द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रफल पन्नों के अनुसार रिपोर्टिंग क्षेत्रों पर आधारित है, जो कि कम या अधिक हो सकता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षण पर आधारित होता है या अस्थायी होता है। ठीक, भारतीय सर्वेक्षण भारत की में प्रशासनिक इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र के मापन के लिए जिम्मेदार होता है। वहीं भू अभिलेख द्वारा अपनाया गया भू उपयोग वर्गीकरण निम्न प्रकार का होता है। ये देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार इसके हैं। देखिए, प्रकार है कि वनों के अधिक क्षेत्र कौन कौन से कहाँ पे हैं। तो ये हमें जानना बहुत ही आवश्यक है कि वनों के अधीन क्षेत्रफल कितने हैं। ठीक, कहाँ है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो वर्गीकृत वन क्षेत्र और वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र दोनों पृथक होते हैं। सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया जाता है कि जहां वन विकसित हो सकते हैं, भू राजस्व अभिलेखों में इसी परिभाषा को सतत रूप से अपनाया गया है। इस प्रकार इस सर्वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज हो सकती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह वास्तविक रूप से बन पाएंगे।
वहीं जो गैर कृषि है, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि इस सर्वर्ग में बस्तियां ग्रामीण और शहरी होती हैं और संरचना सड़कें और नहरें बनाई जाती हैं। उद्योग, दुकानों आदि हेतु भू उपयोग सम्मिलित किया जाता है। द्वितीय और तृतीय कार्यकलापों में वृद्धि से इन सर्वर्गों के भूमि उपयोग में वृद्धि होती है। ठीक, बंजर और व्यर्थ भूमि की बात करते हैं तो वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती है, उससे हम क्या कहते हैं, बंजर पहाड़ी भूभाग कहते हैं या मरुस्थल कहते हैं। खड्डा होता है वहाँ पे, ठीक, को कृषि अर्थव्यवस्था में व्यर्थ भूमि के वर्गीकृत किया गया है इसे। ठीक, अब देखिए में अस्थायी चारागाह क्षेत्र, भूमि क्षेत्र क्या होते हैं, तो इस प्रकार की अधिकांश भूमि को वास्तविक या तो ग्राम पंचायत के पास या सरकार के पास होता है। जो भूमि के का केवल एक छोटा सा हिस्सा निजी स्वामित्व में होता है। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। वहीं विविध तरुण फसलों के उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र जो बोए गए न्यूनल क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है। इस वर्ग में वह भूमि सम्मिलित है जिन पर उद्यान व फलदार वृक्ष लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार की अधिकतर भूमि को व्यक्तियों के निजी स्वामित्व के लिए उपयोग में आता है। देखिए, कृषि योग्य जो भूमि है, जो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है, वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक परती या कृषि रहित रही हैं, इस वर्ग का रही हैं। सम्मिलित की जाती है कि भूमि को तकनीक द्वारा सुधार कर पुनः कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ठीक, वही वर्तमान परती की भूमि बात करते हैं, जो प्रेजेंट टाइम है उसको कैसे पहचानें, तो वह भूमि जो एक कृषि वर्ष 1 साल के लिए या उससे अधिक समय के लिए जो छोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं, परती कहते हैं। परती भूमि कहा जाती है। भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भूमि को परती रखना एक सांस्कृतिक चलन है। ठीक, हाँ, इस विधि से भूमि की क्षीण और उर्वरता या पौष्टिकता प्राकृतिक रूप में वापस आ जाती है। ठीक, पुरातन परती भूमि बात करते हैं तो यह भी कृषि योग्य भूमि है जो 1 वर्ष से अधिक के लिए लेकिन 5 वर्ष से कम समय के लिए कृषि रहित रखी जाती है। अगर कोई भूभाग 5 वर्ष से अधिक तक कृषि रहित रही है तो उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि स्वर्ग सम्मिलित कर दिया जाता है। ठीक, निवल बोया गया क्षेत्र की बात अगर करते हैं दोस्तों, इसमें तो वह भूमि जिस पर फसल उगाई व काटी जाती हैं वह निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। वहीं भारत में भूमि उपयोग परिवर्तन की बात करते हैं तो किसी क्षेत्र में भू उपयोग अधिक वहाँ की आर्थिक क्रियाओं में की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। यद्यपि समय के साथ आर्थिक क्रियाओं में बदलाव आता रहता है, लेकिन भूमि अन्य बहुत से संसाधनों की भांति अधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अस्थायी होते हैं। ठीक ना। उसी तरह देखते हैं कि नेक्स्ट भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तन निम्नलिखित होते हैं। अर्थव्यवस्था का आकार जो होता है पहले वो भूमि को सबसे पहले बहुत ज़्यादा परिवर्तन प्रभावित करता है, जिससे हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के संदर्भ में मापा जाता है। समय के साथ बढ़ती जनसंख्या, बदलते स्तर, जो उस पर उपलब्ध प्रौद्योगिकी व इसी से मिलते जुलते कारकों पर निर्भर करता है। समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव भी होता है। अब दूसरे बात करते हैं तो द्वितीय और तृतीयक जो क्षेत्र है, जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में प्राथमिक क्षेत्र की अपेक्षा अधिक तृतीयक से तीव्रता से वृद्धि होती है। भारत जैसे विकासशील देशों में इस प्रकार की परिवर्तन सामान्य बात मानी जाती है। वहीं यद्यपि अब देखिए नेक्स्ट है कि समय के साथ कृषि गतिविधियों का योगदान कम होता जा रहा है, लेकिन कृषि गतिविधियों का भूमि पर दबाव भी कम नहीं होता जा रहा है। देखिए, कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव के कारण बात करते हैं तो पहला है कि प्रायः विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों की अनुपात अपेक्षाकृत धीरे धीरे घटता है, जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान तीव्रता से बढ़ रहा है। वहीं जनसंख्या जो कृषि क्षेत्र पर निर्भर है तथा
प्रतिदिन बढ़ती जा रही है वो। ठीक, भारत ने पिछले 4 या 5 दशकों में अर्थव्यवस्था में बड़े परिवर्तन किए हैं। इनसे देश में भू उपयोगी परिवर्तनों को प्रभावित किया है। देखिए, भू निम्नीकरण की बात करते हैं, वहीं तो भू निम्नीकरण विभाजित किया जाता है। पहले लैंड डिग्रेडेशन जो होता है, जो फिजिकल में पहले होता है, फिर केमिकल में होता है, फिर बायोलॉजिकल में होता है। और ये देखिए नेक्स्ट इसी में जो कौन कौन से हैं। पहले जो कि फिजिकल जो भौतिक निम्नीकरण है उसको देखते हैं। भौतिक निम्नीकरण अपरदन मृदा में कार्बनिक पदार्थ की कमी, मृदा की भौतिक संरचना में परिवर्तन अर्थात सघन जल जमाव, जल भराव आदि है। विश्व स्तर पर मृदा का कटाव सबसे महत्वपूर्ण भूमि क्षरण प्रक्रिया है, जिससे परिणाम स्वरूप मृदा की ऊपरी परत हट जाती है, मृदा उत्पादकता कम हो जाती है। वहीं रासायनिक निम्नीकरण बात करते हैं अगर हम, तो रासायनिक क्षरण पर तात्पर्य ब्लीचिंग, प्रजनन क्षमता और लवणीकरण और अम्लीकरण होता है। जैव निम्नीकरण की बात करते हैं। जैविक क्षरण का तात्पर्य मृदा के कार्बनिक पदार्थ सहित वनस्पति की हानि, रेंजलैंड का क्षरण और जैविक विविधता में हानि से होता है। वही मरुस्थलीकरण क्या है, तो बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिजस्टिफिकेशन, जो इसका जो पेरिस में है मुख्यालय, 1994 में इसको बनाया गया था। इसके अनुसार मरुस्थलीकरण का अर्थ होता है कि जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों सहित विभिन्न कारकों को उपलब्ध और उत्पन्न और शुष्क, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भूमि क्षरण से होता है। भारत में भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण की बात करते हैं तो अति चराई और लापरवाह वन प्रबंधन, अत्यधिक वनों को कटाई से होता है। शहरी विकास और औद्योगिकी और खनन से होता है। प्राकृतिक करण, भूकंप, सुनामी, सूखा और हिमस्खलन, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, भवंडर, दावानल होता है। इससे मरुस्थलीकरण ज़्यादा बढ़ रहा है, भूमि का क्षरण हो रहा है। इससे जनसंख्या जब वृद्धि होती है तब भी होता है। भूमि की कमी, भू विखंडन और निम्न अर्थव्यवस्था से भी होता है। कृषि गतिविधियाँ को कार्यप्रणाली भी इसमें कम होता है तब भी होता है। निम्न सिंचाई और जल प्रबंधन में कमी आती है तब भी यह भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण में परिवर्तित होता है। मरुस्थलीकरण के पारिस्थितिकी निहितार्थ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें उपजाऊ कृषि भूमि पर रेत का जमाव या उसका संचय होता है। नेक्स्ट है कि आयु और कुछ हद तक के जल से मिट्टी का क्षरण होता है। नदियों में रेत के जमाव से झीलों में पानी की क्षमता कम हो रही है। भूमि जल स्तर के नीचे गिरने से जल की कमी हो रही है। वहीं बंजर भूमि क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। कृषि उत्पादन में कमी आ रही है। बार बार भूस्खलन बढ़ रहा है। वहीं भारत में भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण की स्थिति बात करते हैं अगर हम, तो हाल ही में जारी स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2017 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 30% हिस्सा मरुस्थलीकरण में की समस्या से सामना कर रहा है। वहीं बात करते हैं 328.75 मिलियन हेक्टेयर वाले भारत के कुल भौतिक क्षेत्रफल जो 96.4 मिलियन हेक्टेयर मरुस्थलीकरण के अंतर्गत आ रहा है। देखिए, और इसमें रिपोर्ट में क्या बताया गया कि भारत के कुछ 8 राज्य हैं जहाँ पे ऐसे हो रहा है। राजस्थान, दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड, नागालैंड, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश लगभग 4 से 70% भूमि मरुस्थलीकरण में परिवर्तित हो गया है। इसके अलावा 29 में से 26 भारतीय राज्यों में जो 10 वर्षों से मरुस्थलीकरण के क्षेत्र में वृद्धि जानकारी मिली है। वर्ष और अवनलिका अपवाह के कारण मिट्टी की परत ह्रास मरुस्थलीकरण के सबसे बड़े कारणों में से एक है। भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण को रोकने के उपाय की बात अगर करते हैं तो मृदा को अपरदन और लवणता, अन्य
प्रकार के क्षरण से बचाने के लिए कृषि एकीकृत भूमि और जल का प्रबंधन करना पड़ेगा। वहीं वनस्पति आवरण का संरक्षण वायु और जल के कटाव से मिट्टी के क्षरण के लिए एक प्रमुख साधन हो सकता है। वहीं चराई और खेती के लिए भूमि एकीकृत उपयोग करना पड़ेगा। अनुकूल परिस्थितियों में कृषि प्रणालियों के साथ पोषण चक्र की अनुमति देना पड़ेगा। वहीं स्थानीय रूप से स्वीकृत और अनुकूल भूमि उपयोग प्रौद्योगिकी के साथ में पारंपरिक प्रथाओं के समायोजन को लागू करना पड़ेगा। स्थायी समुदायों को मरुस्थलीकरण रोकने और शुष्क भूमि संसाधनों को प्रभावित ढंग से प्रतिबंधित करने की क्षमता को प्रदान करना पड़ेगा। वहीं वैकल्पिक आजीविका की ओर रुझान रुख करना हो, जो पारंपरिक भूमि उपयोग पर निर्भर नहीं करता है, जैसे कि ड्राई लैंड एक्वाकल्चर। वहीं ग्रीन हाउस कृषि पर्यटन से संबंधित गतिविधियां, जिनका स्थानीय भूमि और प्राकृतिक संसाधनों को पर कम मांग और अस्थायी आय या प्रदान करती है। वहीं ड्राई लैंड शहरी केंद्रों और ड्राई क्षेत्रों से बाहर आर्थिक अवसर पैदा करता है। जल भराव से भी इसमें बहुत दिक्कत होता है। मिट्टी में समतल सतहों और अवसादों के परिणाम स्वरूप जल भराव होता है। जल मुक्त मिट्टी बरसात में मौसम में या विभिन्न जल जो स्रोत से रिसाव के कारण बनती है, उसको भी क्षरण होता है। वहीं जल भराव को लवणता में प्रमुख कारणों में से एक को माना जाता है। देखिए, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए राष्ट्र अधिवेशन हुआ था, जो 1992 में रियो शिखर सम्मेलन में की अनुशंसा के आधार पर हम इसे लागू किया गया था। UNCCD मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से प्रभावित ढंग से निपटने के लिए यह एक मात्र अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो कि अपने स्वरूप में बाध्यकारी है। यह कन्वेंशन 1994 में लागू हुआ था। 92 में रियो शिखर सम्मेलन में इसको फैसला लिया गया और 94 में इसको लागू किया गया, जो विशेष रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों से संबंधित है। इसका उद्देश्य सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुरूप लैंड डिग्रेडेशन और न्यूट्रलिटी को प्राप्त करना है। न्यूट्रलिटी को प्राप्त करना UNCCD विशेष रूप से बॉटम ऑफ दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है, जो मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण से निपटने के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। नई UNCDC 2018 से 2030 स्ट्रेटेजिक जो फ्रेमवर्क अब विशाल निम्नीकृत भूमि की उत्पादकता को पुनः प्राप्त करने के लिए 1.3 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका में सुधार करने और अति संवेदनशील आबादी पर सूखे के प्रभावों को कम करने के लिए लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी व्याप्त स्तर पर वैश्विक रूप में प्रतिबद्ध किया गया है। वहीं भूमि संसाधनों का अनुकूलन उपयोग जो नीति आयोग न्यू इंडिया जो ऐसे बनाया गया है कि देखिए, भूमि संसाधनों की अनुकूलतम उपयोग भूमि बाजार के सुचारू रूप से संचालन को सुनिश्चित करता है। भूमि के कुशल आवंटन, भूमि के मालिकाना हक एवं अधिकारों के संरक्षण और पट्टे और भूमि की बिक्री के लिए स्पष्ट और सुसंगत विनियम भारत के लिए उच्च आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने एवं बनाए रखने के लिए निर्णायक है। इसके लिए निम्नलिखित लक्ष्यों को 2022 से 2023 तक प्राप्त करना होगा। क्या है कि जमीन लीज पर लेना और उससे वैधता प्रदान करना था। वहीं दक्षता और क्षमता बढ़ाने के लिए किसानों के भूखंडों को समेकित करना था। वहीं एक डिजिटल और एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रणाली बनाना जो सभी राज्यों में आसानी से सुलभ हो। वहीं वन भूमि के प्रबंधन में दक्षता बढ़ाना।
वहीं फिर अपशिष्ट और प्रति भूमि को उत्पादक भूमि में परिवर्तित करना, वन भूमि पर संपत्ति के अधिकारों और विशेष रूप से सामुदायिक अधिकारों को पुष्टि करना। वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें वर्तमान स्थिति की बात करते हैं, अगर भूमि से जनसंख्या का अनुपात मापा जाता है तो भारत दुनिया के सबसे अधिक दुर्बल भूमि देशों में से एक है। भारत के में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत बड़े पैमाने पर भूमि का उपयोग किया जाता है, जो कि 2015 के आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र में जीडीपी में कुल हिस्सेदारी 17.45% थी। वहीं भारत में कुल वन भूमि की बात करते हैं तो 76.4 मिलियन हेक्टेयर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की लगभग 23.3% है। हालांकि भारत की कुल भूमि जो है 1/5 से अधिक हिस्सा वन आवरण में लिप्त है, लेकिन भारतीय वनों के लिए जो लकड़ी की मांग बात करते हैं अगर तो 6.4% योगदान रखता है। वन क्षेत्रों में से एक घर पर संपत्ति के अधिकार की पुष्टि की जाती है। अनुसूचित जनजाति जो होते हैं, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासी जो वन अधिकार अधिनियम की मान्यता वनों पर व्यक्तित्व के साथ साथ सामुदायिक अधिकारों को प्रदान करने और अस्थायी समुदायों या ग्राम सभाओं को एक अस्थायी आधार पर अपने वनों की रक्षा और प्रबंध करने की अनुमति देने की ओर एक कदम बढ़ाता है। वहीं इसके साथ ही तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और विकास पर अधिक जोर देने के साथ बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भूमि उपलब्ध कराने की अनिवार्यता बढ़ती जा रही है। प्रतिबंध की बात करते हैं अगर हम, तो प्रतिबद्ध की बात करते हैं तो प्रतिबद्धात्मक कृषि किराए की कानून में 1950 से 1970 के बीच विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पारित कृषि किराए कानून अत्यधिक प्रतिबंध है। और देखते हैं इसमें तो पट्टे की जो कृषि जो पट्टे पर देने की शर्त की बात हो रही है, वहाँ पे केरल और जम्मू कश्मीर राज्य बिना किसी अपवाद के कृषि भूमि को पट्टे पर देने पे रोक लगाते हैं। बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य केवल कुछ विकलांग श्रेणियों के भूस्वामी जैसे कि शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, रक्षा सेवाओं में व्यक्ति, नाबालिगों और विधवाओं इत्यादि को भूमि पट्टे पर देने की अनुमति देते हैं। आसानी से पट्टे पर देने की जो अक्षमता है वो अन्य राज्यों में भूमि पट्टे पर देने की कोई स्पष्ट प्रतिबद्ध नहीं है, लेकिन कुछ प्रतिबद्धात्मक धाराएं भी हैं जो कि भूमि को पट्टे पर देने के लिए मालिकों को हतोत्साहित करती हैं। उच्च अनौपचारिक किराएदारी की बात अगर करते हैं दोस्तों, इसमें कानूनी प्रतिबद्धों के कारण कई भूस्वामी को भूमि को पट्टे पर देने के लिए बजाय बंजर रखना पसंद करते हैं। मतलब कि वो किसी को पट्टे पर देना नहीं चाहते हैं, अपना भले बंजर रख लें, कुछ काम न करें, कोई भी फसल उगाएं ना, लेकिन वो पट्टे पे नहीं देना चाहते हैं। उनको डर लगता है कि अवैध रूप से भूमि को पट्टे पर देने से अपने भूमि को अधिकारों को खो सकते हैं वो। ठीक उसी प्रकार उसी समय जैसे कि बाजार के दबाव पर भूमि पट्टे पर देते हैं, जो कई जगहों पर औपचारिक किराएदारी भी होती है, जो कि औपचारिक किराएदारी के पास या तो स्वामित्व की सुरक्षा नहीं होती है या संस्थागत की। वहीं ऋण जिसे हम कहते हैं, बीमा, आपदा का राहत तक नहीं मिलता है। वहीं नतीजन किराएदार की भूमियों की उत्पादकता बुरी तरह से प्रभावित होती है। छोटे आकार के भूखंड की अगर हम बात करते हैं तो भारत में छोटे तथा अत्यधिक खंडित जोत जो न केवल पैमाने की विषमताओं की परिमाण है, बल्कि सिंचाई प्रबंधन और भूमि सुधार के कार्य को भी मुश्किल बनाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेकन के अपने पहले चरण को पूरा किया जाता है, लेकिन आगे उपविभाजन और भूमि विखंडन पुनर्विचार की आवश्यकता जताई गई। अन्य राज्यों की पर कुछ प्रगति नहीं थी।
वहीं देखते हैं कि वन भूमि की उत्पादकता में क्या है, तो वन भूमि में वन क्षेत्र में और उत्पादकता की अस्थायी आधार पर बढ़ाने के लिए जो व्यवस्थित प्रयास नहीं किया गया है, इनका महत्वपूर्ण कारण मानव संसाधनों की कमी है। टिम्बर टिम्बर और नॉन टिम्बर वन टिम्बर और नॉन टिम्बर जो वन संसाधनों के प्रबंधन के लिए वन अधिकारियों की संख्या वनों के आकार की अपेक्षा कम है। निर्णायक अधिकार और अभिलेखन की अनुपस्थिति की अगर बात करते हैं तो त्रुटिपूर्ण भूमि रिकॉर्ड, निर्णायक भूमि अधिकार की कमी के कारण महंगी मुकदमेबाजी, निवेश और आर्थिक विकास की प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती हैं। और आगे की राह की बात अगर करते हैं हम इसमें, तो भूमि कृषिगत भूमि जो है मॉडल राज्य मॉडल लैंड जो लीजिंग एक्ट 2016 पर विचार करते हुए भूमि पट्टे पर अधिक जानकारी कृषि वाले अध्याय में दी गई थी। अच्छा देखिए इसमें जो दी गई है, ठीक है ना, पूलिंग के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के लिए भूमि को छोटे खंडों में समेकित करना था है। लाभ के लिए अर्थव्यवस्थाओं का दोहन करने और खेत की आय में वृद्धि करने के लिए खंडित जोत का समेकन आवश्यक है कि इच्छुक किसानों की भूमि का आयोजन करना है और उन्हें भूमि हिस्से या संयुक्त स्टॉक कंपनियों में व्यवस्थित करना। किसानों को उनकी इक्विटी के शेयर जो इक्विटी शेयर होता है उसमें आधार और लाभांश अर्जित करने की अनुमति देगा। ठीक, कृषि उत्पादन पर आधारित एक कर्मचारी के रूप में किसान मजदूरी या वेतन के लिए अर्जित करेंगे। ठीक, वही प्रतिबंध की वन भूमि के आसपास क्षमता दस्ता की बात करते हैं अगर हम, तो वनस्पतियों और जनजातीय आबादी और स्थानीय समुदायों के संपत्ति अधिकारों को पुष्ट करने के लिए सभी राज्यों को प्रभावी रूप से वन अधिकार अधिनियम लागू करना होगा, सभी मतलब राज्यों में, तभी हो पाएगा। स्पष्ट रूप से वन और राजस्व भूमि का सीमांकन करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि तय करना पड़ेगा। ठीक, बंजर भूमि और गैर कृषि योग्य प्रति भूमि इत्यादि का उपयोग करते हुए कृषि वानिकी के तहत अधिक क्षेत्रफल लाना पड़ेगा। ठीक, वहीं ट्री फेलिंग जो है नीति, जो ट्री फेलिंग नीति है, इस पर फिर से विचार करना पड़ेगा। विशेषकर पेड़ों की कुछ प्रजातियों पर प्रतिबंध को कम करके किसानों के लिए एक संसाधन के रूप में पेड़ों को प्रोत्साहित करना और लकड़ी के अंतर राज्य और अंतर जिला गतिविधियों के पर वर्तमान प्रतिबंधों को हटा देना चाहिए। इससे विकास में बहुत बाधा पहुंचती है। ठीक, भूमि रिकॉर्ड प्रणाली का अध्ययन और आधुनिकीकरण करना चाहिए। लैंड रिकॉर्ड बनाने और बनाए रखने के अतिरिक्त इन रिकॉर्डों का उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके के अपडेट और डिजिटलाइजेशन करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं जो तुम्हारा नेक्स्ट चौथा है, बंजर भूमि के विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी BBP मॉडल शुरू करना चाहिए। अभी सरकार तो लाई थी, जिसे भारत के किसानों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। नेक्स्ट है कि भारत लगभग 12 मिलियन हेक्टेयर अनुमानित सांस्कृतिक बंजर भूमि सुधारने और संभावित संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। वहीं नेक्स्ट है कि यह ग्राम पंचायतों द्वारा राज्यों या संघ सरकार के वित्तीय सहायता के साथ PPP मॉडल के माध्यम से स्पष्ट रूप से निर्धारित और प्रक्रियाओं के मापदंडों के साथ किया जा सकता है। संपत्ति के अधिकारों को पुष्टि करना, शहरीकरण के योजनाओं बनाना और भूमि क्षरण को रोकना, स्वामित्व और नियंत्रण और उपयोग के अधिकारों के विवरण के साथ सामान्य भूमि को परिभाषित करना और पहचानना, आदिवासी क्षेत्रों में सामुदायिक स्वामित्व सहित भूमि किराएदारी प्रणाली को बेहतर बनाना या करना, पहचाने गए भूमि का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अतिक्रमण को हटाना,
ठीक है, मामले को शीघ्र निपटान करने के लिए कई वर्षों के मुकदमेबाजी के अधीन 1 लाख एकड़ से अधिक की सीलिंग अधिशेष भूमि का मुक्त करना। वहीं स्थानीयकृत कृषि स्थानांतरित कृषि करने के लिए प्रयोग की गई भूमि सहित राजस्व वन भूमि को परिभाषित और सीमांकन करना। ऊर्ध्वाधर विकास पर अधिक जोर देने के साथ मुख्य योजना का अनुसार शहरीकरण योजना बनाना। ठीक, वहीं पे देखा उपजाऊ बनाने और जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली नीतियों के माध्यम से भूमि क्षरण और मिट्टी के कटाव को रोकना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो भारत सरकार को करनी चाहिए ताकि भारतीय जो किसान हैं उनकी आय में वृद्धि हो। वहीं देखिए पाँचवा कि शहरी विकास की वित्तीय संसाधन के रूप में उपयोग करना। नेक्स्ट है कि भूमि संपदा पर कब्जा और इन्वेस्टिंग जोनिंग टाउन प्लानिंग की स्कीम और भूमि आधारित कर जैसी भू संपदा पर खाली भूमि कर, भूमि मूल्य वृद्धि कर आदि जैसे उपकरणों का उपयोग तीव्र तथा कुशल शहरीकरण के वृद्धि संसाधनों के रूप में किया जा सकता है। राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम की बात अगर करते हैं तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के उद्देश्य सुव्यवस्थित और पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है, क्योंकि जो ये तो करना ही करना पड़ेगा, जो कि क्या होता है कि इससे भूस्वामी और संबंधित अधिकारियों जैसे एजेंसी इच्छुक व्यक्तियों उद्यमियों को भूमि का आसानी से पहुंच वहाँ तक बनी रहे। ठीक, प्रासंगिक जानकारी को प्रदान कर सके वो लोग। भाई ये तो ज़रूरी है, ये है। इससे भूमि की वास्तविक जानकारी सुधार होगा, भूमि संसाधनों का अनुकूलन उपयोग होगा, भूमि मालिकों को लाभ होगा, नीति नियोजन में सहायता मिलेगी, भूमि विवादों को कम किया जा सकता है, धोखाधड़ी से बेनामी लेन देन से भी बचा जा सकता है। जबकि अधिकांश जो राज्य हैं अपने रिकॉर्डों का डिजिटलीकरण शुरू कर दिए हैं। ठीक, भारत में भी, उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है और भारत में हमारे हर राज्य लगभग अपने भूमि को डिजिटलीकरण से जोड़ना स्टार्ट कर दिए हैं। सभी राज्यों को अनिवार्य रूप से स्थानीय रिकॉर्ड के साथ मौलिक रूप से डिजिटलाइजेशन किया जाना चाहिए, वे आसानी से उपलब्ध और सत्यापित कर सकें। इससे क्षेत्र में कर्नाटक गुजरात राज्यों को सराहनीय प्रयास मिले हैं। मतलब कि जो हमारे देश के जो कर्नाटक और गुजरात राज्य हैं इस तेज़ी से इसके डिजिटलीकरण के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। और अन्य डिजिटलीकरण की बात अगर करते हैं इसमें तो समीक्षा करनी चाहिए ताकि पूर्ण और सुलभ अध्ययन रिकॉर्ड को बढ़ावा दिया जा सके। स्वामित्व योजना की अगर हम बात करते हैं, स्वामित्व का अर्थ होता है कि सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइजेशन टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ठीक, इसका मतलब ये होता है। और देखिए इसमें बताया जा रहा है कि जो योजना के तहत ड्रोन जैसी नवीन सर्वेक्षण तकनीकी का उपयोग गाँव और ग्रामीणों क्षेत्रों में निवास भूमि को मापने के लिए किया जाएगा। मानचित्र और सर्वेक्षण में बात करते हैं अगर हम, तो भारत में सर्वेक्षण राज्य राजस्व विभाग पंचायती राज मंत्रालय के तहत पंचायती राज विभाग द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाएगा। वहीं देखिए ड्रोन प्रत्येक भारतीय गांव की भौतिक सीमा की बात करते हैं तो प्रत्येक संपत्ति का डिजिटलीकरण नक्शा तैयार किया जाना चाहिए, जिससे प्रॉपर्टी कार्ड तैयार कर संपत्ति मालिकों को दिए जाएंगे। हाँ, भारत में मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण जो एटलस है उसका क्या अंतराल होता है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र और इसरो SAC और ISRO इसरो ने 2016 में पूरे देश में मरुस्थलीकरण की एक सूची तैयार की थी, जो एटलस राज्यवार मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण की स्थिति को प्रस्तुत करता है। भूमि उपयोग गिरावट की प्रक्रिया और गंभीरता को स्तर को दर्शाया गया इसमें। ठीक, इसमें क्या था कि GIS जो था पर्यावरण में 2011 से 13 और 2003 से 5 के समय में IRS
ये जो था एडवाइजरी सेंसर डेटा का उपयोग करके तैयार किया गया था। समय सीमा परिवर्तनों के लिए मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण के अंतर्गत वाले क्षेत्र को राज्यवार और पूरे देश के लिए सूचित किया गया था। ठीक है, देखिए भारत में मृदा और संरक्षण की बात करते हैं अगर हम, भारत मृदा जल संरक्षण की बात करते हैं तो इसमें वर्षा जल अपवाह के कारण मृदा की क्षरण की जांच करने के लिए वह जो जैव इंजीनियरिंग उपाय है उसको करना चाहिए। वहीं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था जोधपुर जो है वह वायु सड़क की जांच करने के लिए सैंड टूर स्टेलाइजेशन शेल्टर बेल्ट तकनीकी का उपयोग करता है। वही केंद्र मृदा की बात करते हैं अगर हम, केंद्र मृदा लवणता अनुसंधान संस्था जो करनाल के माध्यम से है देश के खारे और सोडिक और जलयुक्त मृदा में उत्पादकता में सुधार के लिए भूमि सुधार तकनीकी उप सतही जल निकासी जल निकासी कृषि और कृषि वानिकी वाली कौशल की किस्मों का उपयोग करता है इसमें। वहीं आर्द्र भूमि एटलस 2019 की से बात करते हैं अगर तो इसमें भूमि संसाधन जो विभाग से जो राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर का उपयोग किया जाता है सो अंतरिक्ष विभाग में ने भारत में आर्द्र भूमि एटलस 2000 और 2005 2010 2011 संस्करण को प्रस्तुत किया था। NRSCC जो था ये द्वारा भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके नए आर्द्र भूमि मानचित्र का आर्द्र भूमि एटलस 2019 के 5वें संस्करण के रूप में बनाया गया था। ठीक, 2019 के एटलस की बात करते हैं जम्मू कश्मीर में लगभग 12.08 मिलियन हेक्टेयर और अनमैप्ड क्षेत्र में मैपिंग सहित आर्द्र भूमि क्षेत्र की क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों के जिला और राज्यवार विवरण प्रदान करता है। देखिए यहीं पे भारत जो था भारत की क्रियाशील भूमि बात करते हैं 2016 17 15 कृषि गणना जो 2015-16 का है 2015-16 का है जोतों के 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन से हैं देखिए, पहला है कि सीमांकन में एक हेक्टेयर से कम होता है। दूसरा में लघु होता है वो जिसमें से 1 से 2 हेक्टेयर होता है। अर्ध माध्यम जो होता है मिनी वाला वो 2 से 4 हेक्टेयर होता है। मध्यम वाला होता है जो 4 से 10 हेक्टेयर होता है। बृहद जो होता है 10 हेक्टेयर ऐसे उससे अधिक होता है। परिचालन जोतों को भी 3 सामाजिक समूहों में वर्गीकृत किया गया है सूची जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य के लोगों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। जोतों का औसत आकार नागालैंड में उच्चतम लगभग 5.056 हेक्टेयर भूमि को इसमें मापा गया है। उसके बाद पंजाब से 3.6362 हेक्टेयर में मापा गया है। देश में लगभग जो औसत परिचालन जो जोत का आकार है 1.08 हेक्टेयर है। वहीं देखा जाएगा कि छोटे खेत जो अधिकतम उत्पादक और विशेष रूप से श्रम गहन की फसल की खेती करने और पशुपालन को बढ़ाने के लिए लेकिन पर्याप्त घरेलू आय कमाने के लिए भूमि जोत बहुत कम इनकी है। वहीं बात करते हैं डिजिटल की तो इसमें डिजिटल देखिए जो डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम जो था तत्कालीन राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम देश में भूमि रिकॉर्ड की गुणवत्ता में सुधार का प्रयास करता है, अधिक सुलभ बनाता है। इसलिए सरकार द्वारा भूमि के प्रमाण की सुनिश्चित करने की ओर कदम बढ़ा रही है। देखिए राज्यों की जो विशेष योजना की अगर बात करते हैं जो राज्य द्वारा लगाया गया है या योजनाएं लाई गई हैं तो कर्नाटक में भूमि उपयोग राज्य सरकार ने शताब्दी के अंत तक भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने का संकल्प लिया है, समझे। वहीं राजस्थान जो है राजस्थान विधायिका ने अप्रैल 2016 में राजस्थान नगरीय भूमि सर्टिफिकेशन ऑफ टाइटल्स अधिनियम पारित किया जो कि यह कानून सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार राजस्थान में भूमि अधिकारों के लिए उत्तरदायी होगी। दोषपूर्ण प्रमाण से संबंधित
मुद्दों में मुआवजा के प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे। वहीं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो तथा राइट्स एंड रिसोर्सेज इनिशिएटिव गैर लाभकारी संगठनों का एक वैश्विक संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में भूमि संबंधित लगभग 3.2 मिलियन लोगों और 12 ट्रिलियन रुपया यानी कि $179 मिलियन से अधिक निवेश प्रस्तावित कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये हमारा था आज का भू संसाधन था, और इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा कृषि है, अगले वीडियो में देखेंगे, चैप्टर नंबर 6 है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।